नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस यूनिट सेकंड। इसके पहले के वीडियोस में हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मूल अधिकार और मूल अधिकारों का क्या अभिप्राय है और मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार आशय अर्थ क्या है? फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार, बहुत सरल शब्दों में समझिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, मानव को मानव होने के कारण जीवन जीने के लिए जो मिलने चाहिए वो मूल अधिकार होते हैं। ये संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राज्य द्वारा सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये मूल अधिकार का आशय हो गया। दोबारा मैं समझा देता हूँ। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अनिवार्य होते हैं, मौलिक होते हैं और इस कारण वो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। अब इनको मूल अधिकार क्यों कहते हैं? व्यक्ति के इन अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो ये अधिकार व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक व नैतिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है। दूसरा कारण, इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों में अगर परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकेगा। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में इनको दिया गया है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 35 तक। मूल अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय होते हैं, मतलब इनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। विशेष परिस्थितियां हैं, उनको छोड़ करके व्यवस्थापिका कार्यपालिका के द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और ये जस्टिसिएबल होते हैं, न्याय योग्य होते हैं, वाद योग्य होते हैं। अगर इनका कोई उल्लंघन करता है किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। ये कारण है कि इनको मूल अधिकार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं, लक्षण। तो पहला है विस्तृत एवं जटिल। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार विश्व के अन्य किसी भी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों से ज्यादा विस्तृत हैं, जटिल हैं और एक संपूर्ण अध्याय भाग 3 उसके 24 अनुच्छेदों में, मतलब 13 से और 35 तक 24 अनुच्छेद इसमें हो जाते हैं। 24 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के सविस्तार वर्णन के साथ साथ प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है। ये इधर 12 को भी वैसे इसमें शामिल कर लिया जाता है, तो वैसे वो करके 24 हो जाते हैं।
तो विस्तृत एवं जटिल इस तरह से ये हो जाते हैं। तो इन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों के सविस्तार वर्णन के साथ साथ प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है, किन किन स्थिति में मूल अधिकार नहीं मिलेंगे। दूसरी विशेषता है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता पर आधारित, प्रैक्टिकल व्यवहार में क्या परिस्थितियां होती हैं उन पर ही आधारित होती है। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों पर आधारित न होकर वास्तविकता और उपयोगिता पर आधारित है। जैसे मान लीजिए समानता के अधिकार के साथ साथ पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास हेतु संविधान में विशेष व्यवस्था की गई। समानता का अधिकार जो दिया है उसके अलावा भी कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कि मूल अधिकारों की पालना हो सके, मतलब उनका उद्देश्य प्राप्त हो सके। शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा तथा भाषा संबंधी हितों की रक्षा का भी प्रबंध किया गया है। तीसरी विशेषताएं हैं मूल अधिकार असीमित नहीं है। असीमित नहीं है, जैसे हमने ऊपर कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कोई भी इनको अतिक्रमण नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि असीमित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। संविधान के द्वारा उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। संसद को सामान्य हित में मौलिक अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी गई। मूल अधिकार का मतलब है कि भाई जैसे आप कह दो कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता है तो मैं कहीं भी कुछ भी बोलूंगा, तो इस पे कुछ प्रतिबंध भी है कि आप किसी अन्य के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो उसका भी तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उसके सम्मान का हनन हो रहा है। आप जैसे आप कहें कि मैं तो कहीं पर भी गंदगी करूंगा, कहीं पर भी थूकूंगा, तो फिर वो आप जो सार्वजनिक हित है उसको प्रभावित कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। इस तरह से संविधान के द्वारा उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और संसद को जनता के हित में, सामान्य हित में मौलिक अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी गई है। इस तरह से ये असीमित नहीं है। चौथी विशेषता है प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान में प्राकृतिक या अगणित अधिकारों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। संविधान में उल्लेखित अधिकारों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय अन्य अधिकारों को लागू करने की कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। संविधान में जो उल्लेखित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और संविधान में जो दिया गया है वो उसी की पालना करवा सकता है, जो संविधान में नहीं है उसकी पालना वो नहीं करवा सकता। पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवी विशेषता मौलिक अधिकारों की, कि मूल अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार है तो सरकार सब कुछ करेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, मूल अधिकार इनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे आप देखिए अभी हाथरस में वो यौन शोषण वाली, दुष्कर्म वाली घटना हुई थी यूपी में, उसमें प्रशासन के द्वारा उस गांव को सील कर दिया गया, उनके घर वालों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हुई या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र राज्य सरकार को तलब कर लिया तो ये उनका मूल अधिकार है, आप कैसे किसी को पाबंद कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, उसको कैद कर सकते हैं उसके घर में, ठीक है, तो वो उसका मूल अधिकार था। तो वहां पर राज्य सरकार की शक्ति को भी उसने प्रतिबंधित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार न केवल केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर ही प्रतिबंध लगाते हैं, बल्कि
उनके माध्यम से प्रत्येक ऐसी संस्था जिसको कानून बनाने का अधिकार है उस पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। दूसरे शब्दों में नगर निगमों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं तथा पंचायतों आदि को कोई ऐसा कानून बनाने तथा लागू करने का अधिकार नहीं है जो हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। उसके बाद छठी विशेषता हम लेते हैं, ये वाद योग्य हैं या फिर न्याय योग्य है। मतलब आप कोर्ट केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। तो भारतीय मौलिक अधिकार पूरी तरह से वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32, इसमें नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। इसमें ये प्रावधान किया गया है। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका को ऐसे सभी कार्यों, आदेशों और कानूनों को अवैध घोषित कर दे जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से मर्यादित करते हैं, रोकते हैं, उनका अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं। सातवीं विशेषताएं हैं, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि मूल अधिकारों को अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है ना, तो ऐसा धारणा बनाने की आवश्यकता नहीं है कि मूल अधिकारों के आगे सब खत्म है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार मूल अधिकारों को, जो राष्ट्रपति है वो संकट काल की घोषणा करके संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित भी कर सकता है तथा उच्च न्यायालयों में इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अपील करने के अधिकार का भी निषेध कर सकता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि अपील कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियां या संकट काल हो या आंतरिक विद्रोह हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह, बाहर से आक्रमण, युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई हों, तो फिर राष्ट्रपति इस वाद योग्य अधिकार को भी खत्म कर सकता है, अनुच्छेद 32 को जीरो कर सकता है राष्ट्रपति। परंतु 44वें संशोधन जो 1978 में हुआ, 44वां संविधान संशोधन, उसके बाद अब संकट काल के दौरान भी अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, इसके अंतर्गत दिए गए निजी स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। संकट काल में भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को मार देगा या मारने की आज्ञा दे सकता है। जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। आठवीं विशेषता है व्यक्तिगत और सामाजिक हित में सामंजस्य। इनमें बैलेंस। इसका मतलब यह है कि जहां मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा गया है, कंटिन्यू रखा गया है, वहीं दूसरी ओर समाज और राज्य हित में उन पर राज्य द्वारा प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। ये बैलेंस भी दिया गया है। मौलिक अधिकार सब नागरिकों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई किसी जाति का है, कोई किसी स्थान विशेष, कोई शहर विशेष, राज्य विशेष, मोहल्ले विशेष में रहता है तो उसके लिए अलग होंगे, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़े पद पे है उसके मूल अधिकार अलग होंगे। ऐसा नहीं, मूल अधिकार सब नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान में दिए गए सभी मूल अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं। ये किसी विशेष जाति, वंश या प्रांत के व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि भारत के सभी नागरिक समान रूप से इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है
वो है नागरिकों और विदेशियों में अंतर। कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त हैं? विदेशियों में अंतर। तो कानून के समक्ष समानता, एक तो ये मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आदि अधिकार नागरिकों और विदेशियों के लिए समान। ये दोनों अधिकार, एक तो कानून के समक्ष समानता और दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता, ये दोनों को प्राप्त है नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। जबकि भाषण और सम्मेलन की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। तो यह अंतर संविधान में प्रयुक्त नागरिकों और व्यक्तियों शब्दों से स्पष्ट है। जब दोनों को प्राप्त होगा तो वहां लिखा जाएगा व्यक्तियों को, और जब केवल नागरिकों के लिए कोई होगा तो वहां लिखा जाएगा नागरिकों को। इससे अंतर किया जा सकता है। और 11वीं विशेषता है नागरिक स्वतंत्रताओं को अधिक महत्व। नागरिक स्वतंत्रताओं को अधिक महत्व। मौलिक अधिकारों में नागरिक स्वतंत्रताओं को आर्थिक स्वतंत्रताओं से ज्यादा महत्व दिया गया है। जहां इनमें कानून के समक्ष समानता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्रित होने मतलब कहीं पर समूह में एकत्रित होने, संघ बनाने तथा देश के अंदर कहीं भी घूमने या भ्रमण करने, बसने, निवास करने तथा संपत्ति अर्जित करने व बेचने की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वहां काम के अधिकार का वर्णन भी नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये हमारी सारी विशेषताएं हुई मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों की। एक बार हम समराइज कर लेते हैं। पहली विशेषता विस्तृत व जटिल मूल अधिकार, व्यवहारिकता पर आधारित। मौलिक अधिकार असीमित नहीं, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, न्याय योग्य हैं। मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया आपको। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हर राज्य में अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट एक ही है देश में, नई दिल्ली में। अगली विशेषता है मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक हित में सामंजस्य। मौलिक अधिकार सब नागरिकों के लिए हैं। नागरिकों और विदेशियों में अंतर और नागरिक स्वतंत्रताओं को अधिक महत्व दिया गया है आर्थिक स्वतंत्रता की अपेक्षा। ये हमारे मूल अधिकार हो गए। मूल अधिकारों का संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है और मूल अधिकार संविधान के निर्माण के समय से ही उसमें थे, इन्हें बाद में नहीं जोड़ा गया है, जैसे कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 वर्तमान की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35, क्योंकि अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा और उसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था पहले वो। तो इस तरह से अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब इन मूल अधिकारों को भी बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो मूल अधिकार 6 हैं। छह भागों में विभाजित करके इनको बांटा गया है। 6 मूल अधिकार हैं। समानता का, ये 14 से 18 अनुच्छेद में है। उसके बाद स्वतंत्रता का, उसके बाद शोषण के विरुद्ध, और धार्मिक स्वतंत्रता,
का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, जिसके द्वारा मैंने बताया था आपको कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ठीक है, इस तरह से 6 भागों में बांट करके टोटल जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं 12 से 30 और 32 से 35, तो ये इनमें 6 भागों में इनको बांटा गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।